तक्षशिला में देख चंद्रगुप्त हैरान था। उसे लगा था कि मालकेतु शायद वापस तक्षशिला नहीं आएगा, लेकिन यहां तो सब उसके विपरीत हो रहा था। मालकेतु को छिपते छिपाते तक्षशिला से बाहर निकलता देख चंद्रगुप्त ने मन में सोचा, मालकेतु आज अचानक तक्षशिला में क्या कर रहा है? ये किससे मिलने आया था? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचते हुए चंद्रगुप्त मालकेतु का पीछा करने लगा। वहीं मालकेतु आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर भी देख रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। आखिरकार वो तक्षशिला से लगे घने जंगलों के बीचों बीच एक झरने के किनारे बनी अपनी कुटिया के पास जा पहुंचा। उसकी कुटिया वहां एक गांव से थोड़ा सा दूर थी। मालकेतु इस बात से अनजान था कि चंद्रगुप्त भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका है। मालकेतु ने एक नजर चारों ओर दौड़ाई, फिर कुटिया में प्रवेश कर गया और अंदर से कुटिया का द्वार बंद कर लिया। चंद्रगुप्त वहीं कुटिया के पिछले हिस्से में छिप गया। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब है कि मालकेतु तक्षशिला से भागकर यहाँ छिपा है और यहाँ अकेला ही रहता है। इसकी सूचना आचार्य चाणक्य को देनी होगी। उसने वहां से जैसे ही जाने की सोची, तभी एक दूसरी आवाज उसके कानों में पड़ी, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रगुप्त फौरन पीछे पलटा और हैरान होते हुए सोचने लगा, ओह, तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ भला और कौन हो सकता है? अब वो कुटिया से सटकर अंदर से आती आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। कुटिया के भीतर चारपाई पर 2 डाकू बैठे थे। मालकेतु ने डाकुओं से कहा, मुझे थोड़ा विलंब हो गया। आचार्य के साथ मिलकर आगे की योजना बनाने पर विचार कर रहा था। एक डाकू ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? मालकेतु बोला, आचार्य कल स्वयं आकर तुम लोगों से मिलेंगे और आगे की रणनीति समझाएंगे। डाकू ने पूछा, हमारी गतिविधि के बारे में किसी और को पता तो नहीं? मालकेतु ने विश्वास दिलाते हुए कहा, निश्चिंत रहो, इस बार हमारी योजना पूरी तरह से गुप्त है। डाकू अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, हमें चलना होगा। आचार्य के साथ कल की चर्चा हमारी जगह पर होगी। चंद्रगुप्त ने सब सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मालकेतु किससे बातें कर रहा है और उनकी योजनाएं क्या हैं। चंद्रगुप्त ने सोचते हुए मन ही मन कहा, आचार्य का मतलब तो संभवतः आचार्य गजानन से ही है, लेकिन इनकी योजना किस बारे में है? कहीं ये हमारे विरोधी तो कोई योजना नहीं बना रहे? और इनके ये नए साथी हैं कौन? मुझे देखना होगा। दोनों डाकू कुटिया से बाहर निकले और घने जंगल में प्रवेश कर गए। चंद्रगुप्त कुटिया के किनारे से देख रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें पहचानना मुश्किल था। उनके वस्त्र भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उनका पीछा करे या ना करे। उसे जल्दी ही फैसला लेना था, क्योंकि कुछ देर में वो डाकू अंधेरे में ओझल होने वाले थे। हजारों सवाल चंद्रगुप्त के दिमाग में घर कर गए और उसकी उलझनों को बढ़ा दिया। जहां चंद्रगुप्त मालकेतु की कुटिया के पास खड़ा उधेड़बुन में था, वहीं तक्षशिला में सुकेतु बनी सुकन्या उसे ढूंढते हुए छात्रावास में प्रवेश कर गई। छात्रावास में उसे चंद्रगुप्त तो नहीं मिला, लेकिन पब्बत और वीरसेन आपस में हंसी ठिठोली करते नजर आए। उसने उनकी नजरों में आना ठीक नहीं समझा और चुपके से वापस लौटने लगी कि तभी वीरसेन की नजर उस पर पड़ गई। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, पब्बत, लगता है सुकेतु का कोई खो गया है। कोई प्राणों से भी प्रिय था क्या? सुकेतु चुप रहकर जाने लगा तो वीरसेन ने अगला कटाक्ष किया, वैसे इन दोनों की जोड़ी है कमाल की। एक पैदाइशी गुलाम और दूसरा आचार्य चाणक्य का सेवक। आचार्य को लगता है गुलामों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, पर इसे यहाँ लाकर अच्छा ही किया उन्होंने, वरना चंद्रगुप्त तक्षशिला में हमेशा अकेला ही रहता। अब कम से कम उसके पास दोस्त के नाम पर एक दूसरा गुलाम तो है। ये सुनकर उसके सभी साथी हंस पड़े। ये सुन सुकेतु से रहा नहीं गया और उसने पलट कर जवाब दिया, वीरसेन, सही कहा तुमने। चंद्रगुप्त मुझे दोस्त मानता है, लेकिन तुम क्या हो? पब्बत के दुशाले के नीचे ही छिपे रहते हो। उसके राजसी मित्र हो या सेवक? इतना बोलकर सुकेतु हंसते हुए वहां से निकल गया और वीरसेन गुस्से में भर उठा। पब्बत, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं।
ऐसा बोलते वो जैसे ही उठा, बब्बत ने वापस उसका हाथ खींचकर नीचे बिठाया और बोला, धैर्य रखो। अगर अभी कुछ किया है तो इसका असर हमारी योजनाओं पर हो सकता है। हम अपनी बेइज्जती का बदला एक बार में ही ले लेंगे। वीरसेन बस गुस्से का घूंट पीकर रह गया और सुकेतु वहां से निकलकर सीधे आचार्य चाणक्य के कक्ष में जा पहुंचा। चाणक्य के साथ वहां पहले से सूरजमल मौजूद था। वो बोले, सूरजमल, राजहंस की सूचना है कि आचार्य गजानन अपने दल के साथ किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। अब उनकी योजना क्या है और उनका लक्ष्य कौन है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें शीघ्र इसका पता लगाना होगा। सूरजमल हैरान होकर बोला, लगता है उन्होंने पिछली हार से सबक नहीं लिया है, उन्हें दोबारा सीख देनी होगी। चाणक्य बोले, जो प्राणी असफलता को अपनी पीड़ा बना लेता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसकी पीड़ा उसका असहनीय जख्म बन जाती है जिसे वो कभी खत्म नहीं होने देता, बल्कि कुरेदता रहता है और फिर अपने कुरेदे जख्म का इलाज ढूंढने के लिए दूसरों को पीड़ा देता है। ये सुन सूरजमल बोला, आचार्य अब हम क्या करें? चाणक्य बोले, योजना के ज्ञात होने की प्रतीक्षा तक हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैंने इस पर विचार के लिए चंद्रगुप्त और सुकन्या को भी बुलाया है। तभी सुकन्या कक्ष में प्रवेश करते हुए बोली, आचार्य, चंद्रगुप्त छात्रावास में नहीं है। चाणक्य हैरान होकर बोले, छात्रावास में नहीं है? रात्रि के समय वो कहां जा सकता है? सूरजमल भी चिंतित था कि इस वक्त वो कहां होगा। चाणक्य बोले, सूरजमल, तुम शीघ्र पता लगाओ कि चंद्रगुप्त कहां है। इससे पहले कि सूरजमल कुछ कहता, कक्ष के द्वार पर अचानक किसी के आने की आहट हुई। सभी सतर्क हो गए कि तभी हांफते हुए चंद्रगुप्त ने कक्ष में प्रवेश किया। उसे हांफता देख चाणक्य हैरानी से बोले, क्या हुआ चंद्रगुप्त, कहां थे तुम? उसे इस तरह से हांफता देख सुकन्या ने तुरंत ही वहां रखे पात्र से पानी निकाला और चंद्रगुप्त की तरफ बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त ने पानी का एक घूंट पिया और फिर बोला, आचार्य, मालकेतु का पीछा करते हुए जंगल चला गया था। मालकेतु का नाम सुनकर वो तीनों हैरान हो गए और फिर चंद्रगुप्त ने एक सांस में वो सब बता दिया जो कि जंगल में घटा था और बोला, मैंने सोचा कि उनका पीछा करूं, लेकिन फिर मुझे आपकी बातें याद आ गई। बिना किसी योजना के उनका पीछा करना मूर्खता होगी, इसलिए मैं वापस लौट आया। चाणक्य ने सभी पर एक नजर डाली और बोले, चंद्रगुप्त की बातों से ज्ञात होता है कि उनके दल से कोई और भी जुड़ा है। हमें अब और सतर्क हो जाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा शत्रु कौन है। हमें बस आचार्य गजानन की योजना की प्रतीक्षा है। एक बार उनके सारे मोहरे मैदान में बिछ जाएं, उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे। अब सभी जाओ और विश्राम करो। इधर मगध में मुरा को रसोई घर से हटाकर वापस महारानी की सेवा में लगा दिया गया था। मुरा ने जैसे ही सुगंधित फूलों की थाल लेकर महारानी के कक्ष में प्रवेश किया, महारानी ने तुरंत आदेश दिया, दासी, महाराज को जाकर हमारा संदेश दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुरा सर झुकाकर बोली, जी महारानी। महारानी का आदेश मान वो फूलों की थाल रखे बिना ही कक्ष से बाहर निकल गई और महाराज के कक्ष की तरफ डरते हुए बढ़ चली। महाराज अपने कक्ष में अमात्य के साथ बैठे एक विषय पर मंत्रणा कर रहे थे। अमात्य बोले, महाराज, इस मास मगध की जनता ने बहुत कम मात्रा में कर चुकाया है। राजकोष पर अतिरिक्त बोझ है। महाराज ने मदिरा का घूंट लेते हुए कहा, अमात्य, आपको तो ज्ञात है कि आपकी और हमारी मदिरा भी कर के सिक्कों से आती है, फिर राजकोष पर अतिरिक्त बोझ क्यों? प्रजा से कैसे भी कर वसूल करें और कर चोरी का दंड तो आप जानते ही हैं, गुलामी या मृत्यु दंड। अमात्य बोले, महाराज, अगर हम मगध की जनता पर बोलते हुए वो पैरों की हल्की पदचाप सुनकर रुके। चेहरे को पल्लू से ढके मुरा ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा और अमात्य को नमन किया। उसे देख धनानंद ने कहा, क्या समाचार है दासी? मुरा ने सर झुकाते हुए कहा, महाराज, महारानी का संदेश है कि वो आपसे मिलना चाहती है। तभी मुरा की नजर अमात्य पर पड़ी, जो उसे देखने के लिए पीछे पलटे थे, और वो अचानक घबरा गई। इसी घबराहट के चलते उसके हाथ का थाल नीचे गिर पड़ा और थाल के सारे पुष्प वहीं जमीन पर बिखर गए।
वो सहमी हुई आवाज में बोली, क्षमा करें महाराज। वो जैसे ही पुष्प उठाने को नीचे झुकी, उसके चेहरे से उसका पल्लू नीचे गिर गया और धनानंद की नजरों ने उसका चेहरा देख लिया। मुरा ने जल्दी से वापस अपने चेहरे को ढका और कांपते हाथों से पुष्प उठाने लगी। थाल के गिरने से राजा धनानंद का पारा चढ़ चुका था, लेकिन फिर मुरा का चेहरा देख उन्होंने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और कुछ सोचते हुए प्रश्न किया, तुम कितने वर्षों से इस महल में हो? मुरा घबराई हुई बोली, एक वर्ष से महाराज। धनानंद ने अमात्य की तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसे मैं बेहद करीब से जानता हूं। मुरा ये सुनकर और भी डर गई और जल्दी से थाल में पुष्प रखकर बोली, महाराज प्रस्थान की आज्ञा चाहूंगी। धनानंद भी नशे में थे, इसलिए उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया। मुरा वहां से चली गई, लेकिन अमात्य को धनानंद का यह व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, महाराज ने न जाने आज तक कितनी वेश्याओं के संग रात गुजारी होगी, तो ऐसे में किसी का चेहरा याद रख पाना तो असंभव सा है। फिर इस मामूली दासी में ऐसा क्या खास है कि उन्हें इसका चेहरा याद रह गया? फिर उन्होंने नशे में झूमते धनानंद की तरफ देखा और मन ही मन बोले, हो सकता है महाराज को नशे की हालत में किसी और का चेहरा उस दासी में दिखा हो। तभी धनानंद के प्याले में मदिरा खत्म हो गई, तो उन्होंने ताली बजाकर सेवक से और मदिरा मंगवाई। सेवक मदिरा लाया और धनानंद का प्याला भरने लगा। धनानंद पीते पीते बोले, ये मदिरा बड़े काम की चीज है, एक घूंट अंदर और सारा दुख बाहर। अमात्य ने जब यह सुना तो उन्हें वो गुप्तचर याद आ गया जो मदिरा पीने के बाद सब सच उगलने लगा था। उन्होंने खुद से कहा, मदिरा के नशे में अक्सर इंसान सच ही बोलता है। अवश्य ये दासी कुछ छुपा रही है, इसका पता तो लगाना ही चाहिए कि ये है कौन। अमात्य के शक की सुई अब मुरा की तरफ घूम चुकी थी और मुरा भी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि उसने धनानंद की नजरों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुरा का शरीर घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। कक्ष से बाहर निकलने के बाद उसकी जान में जान आई, लेकिन मन में अभी भी डर सता रहा था, क्योंकि उसने आज राजा धनानंद से महल में एक वर्ष से रहने वाली बात झूठ बोली थी। उसके किस्मत थी कि धनानंद ने उसका यह झूठ सच मान लिया था। उसने मन ही मन कहा, अगर महाराज को अपना अतीत याद आ गया तो मेरे साथ साथ मेरे पुत्र को भी तलाश कर मार डालेंगे। नहीं, मैं चंद्र को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। जिस पुत्र से मैं वर्षों से नहीं मिली, उससे ऐसे बिछड़ना नहीं चाहती। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी एक खंबे के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे की ओर खींच लिया। मुरा ने देखा तो वो उसकी वही रिश्तेदार थी जिसने उसे कैद से बाहर निकलवाने के बदले उसके पुत्र का पता बताने की बात कही थी। उसने आंख दिखाते हुए मुरा से कहा, कहां दुखियारी की तरह राजमहल में भटक रही हो? मेरी और मेरे पति की रिहाई के बारे में कोई योजना सोची या नहीं? मुरा ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो औरत हैरान होकर बोली, कैसी मां हो तुम कि तुम्हें अपने पुत्र से नहीं मिलना? मुरा चुप रही तो उसके रिश्तेदार धमकाते हुए बोली, अगर योजना नहीं सोची तो सोच लो, अन्यथा मैं किसी को बताने में जरा भी नहीं घबराऊंगी कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और अपने पुत्र की तलाश में चोरी छुपे महल से बाहर निकली थी। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। उसे गुस्से में धक्का देकर वहां से चली गई। मुरा खुद को किसी तरह संभालते हुए वहीं बैठ गई। वो असमंजस में थी कि क्या करे। उसकी मुश्किलें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तक वो किसी तरह सबकी नजरों से बचते हुए अपने पुत्र को तलाश कर महल से भाग जाना चाहती थी, लेकिन आज उसे देख राजा को अतीत का आभास होना मुरा के लिए नया संकट पैदा कर सकता था। उसे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इधर तक्षशिला में राजहंस आचार्य चाणक्य के कहने पर आचार्य गजानन का भेद जानने उनके कक्ष में गया तो वहां कोई भी नहीं था। वो हैरान होकर बोला, आचार्य अभी कहाँ जा सकते हैं?
फिर कुछ सोचते हुए वो तुरंत अस्तबल की तरफ भागा। अस्तबल पहुंच उसने देखा कि वहां से आचार्य का घोड़ा गायब था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो कहीं दूर गए हैं। वो अस्तबल की रखवाली करने वाले से मिला और पूछा, क्या आपने आचार्य गजानन को देखा? वो यहाँ आए थे? अस्तबल के रखवाले ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आचार्य तो रात्रि के तीसरे प्रहर में ही अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं निकल गए थे। मैंने कहा कि मैं उनका घोड़ा तैयार कर देता हूँ, तो बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है, आकस्मिक कार्य आ पड़ा है, इसलिए तुरंत बाहर निकलना है। राजहंस ने पूछा, और कुछ बोला उन्होंने? रखवाले ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, उन्होंने आगे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति था जो लंगड़ा कर चल रहा था और वेशभूषा से कोई सैनिक मालूम होता था। राजहंस समझ गया कि आचार्य गजानन और मालकेतु साथ में कहीं निकले हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये बात अति शीघ्र आचार्य चाणक्य को बतानी होगी। वो तुरंत चाणक्य के कक्ष की तरफ दौड़ा। इधर आचार्य गजानन मालकेतु के साथ डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गए थे। आज उनकी मुलाकात डाकुओं के सरदार से होनी थी। डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गजानन और मालकेतु दोनों की आंखों में चमक थी।